नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लोकतंत्र में बल और कानून का मनमाना प्रयोग विधायिका और कार्यपालिका का जनता के बीच विश्वास के संकट के साथ एक बहुत बड़ा एक समस्या क्रिएट कर रहा है और अपने आप में ये एक अलग तरीके का एक एम्बियंस दे रहा है। और जब लोग विधायिका और कार्यपालिका से निराश होते हैं तो उनके पास न्यायपालिका के सिवा कोई चारा रह नहीं जाता है। और चौथा स्तंभ लोकतंत्र का हम हुए यानी पत्रकार, वो कितनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं ये किसी से छिपा नहीं है। कानपुर देहात के मड़ौली गांव में झोपड़ी के अंदर मां बेटी के जिंदा जल जाने की घटना के बाद उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया तक का घटनाक्रम इसी ओर इशारा करता रहा। विधायिका यानी जनप्रतिनिधि और कार्यपालिका यानी लोक सेवक, अफसर, डीएम, कलेक्टर, कमिश्नर, ये सब लोक सेवक, इनको लेकर तरह तरह से बातें हैं। और इन जब ये लोक सेवक हैं, जब ये नेता हैं, जब ये विधायिका हैं, कार्यपालिका हैं, तो इनको आम जन के बीच जाने में आखिर डर किस बात का, खतरा किस बात का, यही बड़ा सवाल है। कानपुर देहात की मैथा तहसील के मड़ौली गांव में झोपड़ी के अंदर मां बेटी के जिंदा जल जाने की घटना में कमिश्नर, कानपुर मंडल के जो डिवीजनल कमिश्नर हैं, उनके मनाने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच शव यात्रा आज निकली। बड़ी मुश्किल से लोग अंतिम संस्कार के लिए परिवार के लोग राजी हुए। पुलिस अधिकारियों ने भी शव को कंधा दिया, मरहम लगाने की कोशिश की। घर की सभी जो कुल मिलाकर पूरा गांव, पूरे लोग वहाँ थे और जो अंतिम रस्में होती हैं, जो अंतिम क्रिया विधि होती है, उसके साथ बिठूर के वाल्मीकि घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दरम्यान तीर्थराज बिठूर का वाल्मीकि घाट छावनी में तब्दील रहा। यहाँ कानपुर देहात और नगर के आसपास का जो प्रशासनिक अमला है मौजूद रहा। हालांकि मृतकों के परिजनों और गांव के अन्य लोगों को भी यहाँ बुलाया गया था। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोनों का दाह संस्कार हुआ। जैसा कि मैंने आपको अवगत कराया, इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद इससे पहले पोस्टमार्टम हाउस पहुंची क्षेत्र के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में महिला कल्याण राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला से अभद्रता हुई और इसके बाद बवाल हो गया। वो तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। मंत्री से अभद्रता का वीडियो भी वायरल हुआ। राज्य मंत्री के पति और पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी से भी लोगों की गाली गलौज हुई। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने बीच में पड़कर दोनों पक्षों को शांत कराया। इस बीच अनिल शुक्ल वारसी की बहन ने भी क्रुद्ध प्रदर्शनकारियों पर चप्पलें चला दी। इससे लोग और भड़क गए। इस पूरे घटनाक्रम में जो बात सबसे ज्यादा उभर कर सामने आती है वह है विश्वास का संकट। इस घटना के मूल में भी यही विश्वास का संकट मुझे नजर आता है। अब वास्तव में मामला क्या है? अब तक जानकारी के बाद पता चला कि गांव के रहने वाले गेंदालाल ने कृष्ण गोपाल दीक्षित, अंश दीक्षित, शिवम आदि के खिलाफ जमीन पर कब्जा कर मकान बनाने की शिकायत की थी। इस पर 14 जनवरी को एसडीएम मैथा के निर्देश पर राजस्व निरीक्षक नंदकिशोर लेखपाल अशोक सिंह चौहान ने जेसीबी से मकान ढहा दिया था। मकान तोड़े जाने के बाद से परिवार छप्पर डालकर वहीं रह रहा था। सोमवार को अधिकारी उसे हटाने के लिए पुलिस के साथ पहुंचे। परिवार के लोग बिना नोटिस मकान गिराने का विरोध कर रहे थे। इस बीच भी बहुत सारे घटनाक्रम हुए। पीड़ित परिवार इससे पहले डीएम कार्यालय में भी वो गया था, लेकिन कोई राहत उसको नहीं मिली। इसके बाद कुल मिलाकर जो मामला है कि जब जैसे ही मकान ढहाने की बात हुई, उसके बाद वहाँ घर में कहते हैं कि माँ बेटी ने आग लगा ली। बल्कि परिवार का यह भी आरोप है कि आग लगाई गई
और उसमें उनको जलाकर मारा गया। ये बहुत सारी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं इस दुखद घटना को लेकर। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, सबसे जो महत्वपूर्ण बात इस पूरे घटनाक्रम में जो मुझे नज़र आई, मैं जब इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा था तो कल से लेकर आज तक, जिस दिन ये सोमवार की घटना है, तब से लेकर आज तक एक बात बहुत साफ तौर पर जो परिलक्षित हुई, ये बात बहुत साफ तौर पर निकलकर सामने आई कि वास्तव में अब एक तरफ जब क्षेत्र के विधायक और मंत्री वहां जाती हैं, पहले भी दिन जब घटना के तुरंत बाद रात में पहुंचती हैं, तो लोग उनसे बहुत तल्ख लहजे में बात करते हैं और मंत्री को यह कहना पड़ता कि हाँ, मुझे दुख है कि मैं महिला कल्याण मंत्री होने के बावजूद अपने विधानसभा क्षेत्र की 2 महिलाओं को नहीं बचा पाई। ये बात प्रतिभा शुक्ला कहती हैं और तमाम बातें, तमाम चीज़ें होती हैं। उनके पति अनिल शुक्ला भी कल हमारे साथ मंथन में थे और वो कह रहे थे कि नहीं, जिस तरीके से मामला मीडिया में प्रस्तुत किया गया, मामला उस तरीके का नहीं है। जिस परिवार के जो 2 महिलाएं जली हैं, वो कब्जा किए हुए था मकान में, एक अलग तस्वीर वो पेश कर रहे थे। लेकिन इस तरीके के मसलों में हो सकता है अनिल शुक्रवारसी की बात आंशिक रूप से सही भी हो, लेकिन जब इस तरीके के मामले होते हैं, ऐसे में प्रशासन और जो सिस्टम होता है, तंत्र होता है, उसे बहुत संवेदनशीलता से इस तरह के मुद्दों को हैंडल करना चाहिए। बेसिकली अगर देखा जाए, बड़े अनुभवी लोग इस बात को देख सकते हैं कि वास्तव में ये राजस्व का मसला था, जमीन नाली खड़ंजे का मामला था और इस मामले की मिस हैंडलिंग हुई। अगर इसको ढंग से टैकल किया जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बीभत्स कांड होता। अब एक अलग तरीके की राजनीति वहां पर शुरू हो गई है। इस राजनीति को ब्राह्मण पॉलिटिक्स के रूप में इसको टिल्ट करने की कोशिश की जा रही है और ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को खुद का डैमेज नजर आ रहा है। और अधिकारियों ने यहां तक कहते हैं कि अधिकारियों ने यहां तक रिपोर्ट दे दी लखनऊ में कि जो भी आएगा उसके खिलाफ आक्रोश है। यही बात बार बार वहाँ के लोग कह रहे हैं कि भाई ब्रजेश पाठक जो बात बात पर निरीक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पहुँच जाते हैं, वो वहाँ से वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं। ये ब्रजेश पाठक स्क्रीन पर हैं, आप देखिए, परिवार से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। दिक्कत यही है कि वहाँ पर अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा या सरकार की तरफ से कोई आदेश, निर्देश, संदेश लिखकर कोई इस तरह का व्यक्ति पहुँचा जिसकी बात पर विश्वास किया जाए। प्रतिभा शुक्ला बार बार ये कहने की मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा है कि वो देखें मामले को, लेकिन वो लोकल विधायक हैं, उनके तमाम एंगल हुए, लोकल पॉलिटिक्स अलग अलग तरीके से चलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन 2 बातें बड़ी साफ हो गई कि वास्तव में मैं पूरे देश, पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहा, लेकिन इस मैथा की घटना को अगर देखें, आपकी मर्जी है इसे सैंपल साइज लें या ना लें, लेकिन इस घटना में एक बात साफ हो गई है कि विधायिका के खिलाफ लोगों का अविश्वास बढ़ा है। कार्यपालिका जिसमें डीएम, कलेक्टर, एसपी, लेखपाल, एसडीएम, एडिशनल एसपी, ये सब आते हैं, इन पर भी विश्वास घटा है। क्योंकि यह अगर विश्वास नहीं घटा होता तो शायद कानपुर देहात की कलेक्टर वहां मौजूद होती। कल पूर्व सांसद अनिल शुक्रवारसी हमारे ही इसी कार्यक्रम में कह रहे थे कि डीएम को वहां खतरा है, इसलिए वहां रोका गया है उनको। बड़ी अजब गजब बात है कि एक जिले के कलेक्टर को वहां पर अपने लोगों से ही खतरा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई मिसहैंडलिंग हुई है, लोगों का विश्वास टूटा है। और आज इस पूरे मामले को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले को ले जाया गया है और हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। इससे साफ तौर पर ध्वनित है कि जब आम आदमी विधायिका और कार्यपालिका के प्रति उसके मन में, उसके हृदय में, उसके जहन में अविश्वास फैलता है और उस पर उसका जो भरोसा है वो विधायिका और कार्यपालिका और पत्रकारिता से जब टूटता है तो वो फिर न्यायपालिका की शरण में जाता है। और इस मामले में भी यही हुआ है कि वहां न्यायपालिका में याचिका की गई और कहा गया कि अब हमें न्याय चाहिए। पत्रकारिता आम आदमी के लिए कितना लड़ रही है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, मैं परिचय करा दूं। उत्तर प्रदेश के तमाम वरिष्ठ पदों पर रहे
रिटायर आईएएस अनीस अंसारी साहब हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। अंसारी साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली और पत्रकारिता में 3 दशक से ज़्यादा का अनुभव रखने वाली मौली सेठ हमारे साथ जो अभी जुड़ेंगी। सुधा मिश्रा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हैं। सुधा जी, स्वागत। एनके सिंह साहब हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत। और नवेद सिको साहब हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार और बेहद संजीदा तरीके से सोचने वाले, समझने वाले, संवेदनशील जर्नलिस्ट हैं नवेद सिको, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री एसपी सिंह भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। मैं अनीस अंसारी साहब से इस मंथन की शुरुआत करूंगा। अंसारी साहब, मुझे लगता है जब मैं इस विषय आज के जो मुद्दे की, कल भी यही मेरा मुद्दा था और आज भी यही मुद्दा है, जब मैं विषय प्रवेश कर रहा था तो आपने शायद हो सकता थोड़ा बहुत अंश सुना हो, लेकिन मैं इसको पुनः इसकी पुनरावृत्ति कर देता हूं। इस पूरे प्रकरण में विधायिका और कार्यपालिका के प्रति घोर अविश्वास दिखा है और यही वजह थी कि नेता वहां से भाग रहे हैं और जो सीधे डायरेक्ट अफसर हैं जिले के, उनकी हिम्मत नहीं वहां जाने की। कमिश्नर पड़े हैं, दूसरे जिलों के लोग पड़े हैं, पुलिस के अधिकारी पड़े हैं, एडीजी पड़े हैं, वहां की डीएम नहीं गई, वहां के जो बाकी नीचे के लोग हैं उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही वहां। कल हमारे ही चैनल में पूर्व सांसद और जो मंत्री हैं, वहां के विधायक हैं प्रतिभा शुक्ला, उनके पति कह गए कि डीएम को जान का खतरा, इसलिए वो नहीं जा रही हैं। एक तस्वीर ये है। और दूसरी तस्वीर अंसारी साहब ये है कि जो विधायिका और कार्यपालिका दोनों की तस्वीर हमने बता दी कि एक तरफ वो जा नहीं रही हैं और जो दूसरी मंत्री वहां गई तो आज उनके साथ अभद्रता की गई, बदसलूकी की गई पोस्टमार्टम हाउस में, और लगातार कोई नेता भी नहीं। ब्रजेश पाठक साहब वीडियो कॉल से बात कर रहे हैं, अभी तक कोई वहां पर गया नहीं है। यही वजह है कि अब न्यायपालिका की शरण में वो लोग गए हैं। और तो इस पूरे प्रकरण को आप किस नजरिए से देखते हैं? आप तो बहुत जगह डीएम से लेकर तमाम वरिष्ठ पदों पर रहे हैं, क्या इस तरह की परिस्थितियां आती हैं कि डीएम को भी भागना पड़े वहां से? नहीं, ऐसा उस वक्त होता है जब जिला प्रशासन का ताल्लुक जनता से कम हो और वो गैर जानिबदार न रहे, निष्पक्ष न रहे, वो हुकूमत के इशारे या हुकूमत के जो मकसद है उनके लिए काम करते हो। वरना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ओहदा ऐसा है जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग मुकामी सतह पर, लोकल लेवल पर बहुत भरोसा करते हैं, क्योंकि वो पोस्ट परंपरागत तरीके से पार्टी से अलग रख के लोग चलाने की कोशिश करते हैं ज़्यादातर अफसर। ये बहुत ही ट्रैजिक घटना है कई मानों में। एक तो सीधी जो गलतियां हैं हुकूमत की, उसको सबको मालूम होना चाहिए। जो परिवार पीड़ित हुआ है उसका कहना है कि 100 साल से उनके आबा अजदाद वहाँ पर रह रहे। अब हुकूमत के इस वक्त जो कानून है या बरसों से ब्रिटिश पीरियड से चले आ रहे हैं कि अगर सरकारी ज़मीन पर भी आपने 50 साल तक नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है खुल्लम और उसका इंदराज हो गया है नाजायज़ कब्ज़े का, तो फिर सरकार के मालिकाना हक़ ख़त्म हो जाते हैं और जो नाजायज़ कब्ज़ेदार हैं उसके मालिकाना हक़ पूरे हो जाते हैं। तो इसमें ये बड़ी अहम बात है कि 100 साल से जो कुनबा वहाँ रह रहा है उसके राइट क्यों नहीं मजबूत हुए। दूसरी चीज़, ये कोई ऐसा मसला नहीं था जिसपे प्रशासन और वहाँ के लोग आंखें बंद कर लेते कि आग लग रही है, जल रही हैं माँ बेटियाँ और आप कानून लिए बैठे तमाशा देख रहे हैं। अगर मान लें कि नाजायज़ कब्जेदार भी थे, अगर ये मान लें कि सही प्रक्रिया से भी हटाया गया, तो भी अगर कोई शख्स मर रहा है, जल रहा है, तो उसको बचाने की कोई कोशिश नहीं की। ये सबसे शर्मनाक और दुखद पहलू इस घटना का। तीसरी चीज़, ये जो माहौल बना है ज़िलों में कि आप बिना कायदे कानून को, प्रक्रिया को, ज़ाब्तों को की पैरवी करते हुए बुलडोज़र चलाते हैं, ये हुकूमत जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं इन्होंने माहौल पैदा कर दिया और उनको इस पर लगाम लगाना चाहिए। अगर वो ये लगाम नहीं लगाएंगे तो आगे चल के उनकी बहुत ही जनता उनसे बेजार होगी। अंसारी साहब, जो पीड़ित परिवार है वो विश्व हिंदू परिषद से भी ताल्लुक रखता है, बड़े पुराने लोग हैं विश्व हिंदू परिषद के। ये अगर विश्व हिंदू परिषद से ना भी ताल्लुक रखता हो, मान लें कि मुस्लिम लीग के हैं या एमएम के हैं, तो भी इंसानी तकाजा ये था
कि अगर कोई आदमी जल रहा है, मर रहा है, तो उसको बचाने के लिए इतना स्टाफ वहाँ मौजूद था गवर्नमेंट का, उसको पकड़ना चाहिए था, निकाल के लाना चाहिए था, और उसका वो तमाशा देख रहे हैं। इसको कभी भी कोई शख्स इसका बचाव नहीं कर पाएगा, चाहे बीजेपी के लोग या कोई और। एक इसमें और चीज़ देखने की है, पीड़ित परिवार का ये भी दावा है कि हटाने से पहले कब्जे को उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया। मुझे नहीं पता कि इस दावे में कहाँ तक सच्चाई है, लेकिन अगर नोटिस नहीं दिया गया है तो ये और भी गलत बात है, क्योंकि किसी भी इंक्रोची को आप हटाना चाहते हो, और यहाँ तो 100 साल का इंक्रोचमेंट है, किसी को हटाना चाहते हैं तो बिना नोटिस के और उसको सुने हुए नहीं हटाया जा सकता है। इसमें जो गवर्नमेंट को करना चाहिए था उसमें कुछ चीज़ें की हैं, मतलब उन्होंने सस्पेंड किया एसडीएम को, और पुलिस के उसको लेखपाल को सस्पेंड किया है, और पुलिस के लोगों के खिलाफ जो दफाएं लगाई वो कड़ी हैं, 302 और दूसरे, ये सब तो ठीक किया है। लेकिन जो माहौल है, ये घटना पहली अकेली घटना नहीं है, मथुरा में भी इस तरह के तमाशे हो चुके। तो सरकार को, आरएसएस को, बीजेपी को ये समझना चाहिए एज ए पॉलिटिकल पार्टी कि इस तरह का इमरजेंसी जैसा माहौल, बल्कि इमरजेंसी से भी ज़्यादा खराब माहौल, इमरजेंसी में तो बड़े लोग पकड़े जाते थे, छोटे लोग तो नहीं पकड़े जाते, यहाँ पर तो बिल्कुल गरीब गुरबा को पकड़ा जा रहा है और उनके साथ ज्यादती हो रही। इस बदसलूकी के माहौल को ख़त्म करना चाहिए। जमहूरी निज़ाम में जनता जो है वही सबसे ऊपर होती है। जो भी पावर होता है किसी भी पार्टी का वो टेम्परेरी होता है, आज ये है कल नहीं होंगे, कोई और हो जाएगा, कल अपोजिशन में चले जाएंगे। तो ख्याल रखना चाहिए कि जनता जो सर्वप्रिय है, सबसे ऊपर है, ठीक बात। उसकी हिफाजत हो। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा ब्लंडर, बहुत ट्रैजिक ब्लंडर हुआ है, और इसके लिए कम से कम पार्टी के या गवर्नमेंट के जो बड़े लोग हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर या दूसरे लोग, इनको वहाँ जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनके आंसू पोंछना चाहिए, और उनको कॉम्पेंसेशन, मुलजिमों के खिलाफ कड़ी पैरवी और कार्रवाई, ये सारी कार्रवाई जो ज़रूरी उसको करने की कोशिश करना चाहिए। शायद उससे उनका दुख कम हो सके। बिल्कुल ठीक है। अनीस अंसारी साहब ने इस बात को कहा कि भाई ये मिसहैंडलिंग का मसला है, और वास्तव में मिसहैंडल हुआ है। अगर ये परिवार जनवरी में जब उसका घर गिराया जाता है पहली बार, वो भेड़ बकरियां लेकर डीएम कार्यालय में चला जाता है और प्रदर्शन करता है। जब दूसरी बार एक एप्लीकेशन जाता है, शिकायत होती है, तो ये आरोप है कि जो जिला प्रशासन की शीर्ष कुर्सी पर बैठा व्यक्ति इस बात को कहता है, अच्छा वही वाला है जिसने हमारे घर में भेड़ बकरियां घुसेड़ दी थी, गिराओ, अभी गिराओ। इस तरह के आरोप। विश्वास का संकट, विधायिका, कार्यपालिका, पत्रकारिता, इस सब विश्वास के संकट से जूझ रहे हैं, और आम जनता में लोकतंत्र के इन तीनों स्तंभों का एक साख दांव पर लगी है। अब थक हार कर इंसान के पास न्यायपालिका के सिवा कोई रास्ता बचता नहीं है। और इस कानपुर देहात वाले इस मामले में भी, इसमें माँ बेटी जिंदा जल गई, लोग तमाशा देखते रहे, इस मामले में भी अब न्यायपालिका की ओर लोग देख रहे हैं। बहुत ही सीनियर आईएएस रहे अनीस अंसारी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को रखा और बताया कि भाई किस किस की क्या जिम्मेदारी है। इसके लिए उन्होंने एक माहौल को भी जिम्मेदार ठहराया कि जो एक बुलडोजर कल्चर जिसको लगातार पूरे देश में कटर किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई ये एक सुशासन का प्रतीक है, गुंडों के खिलाफ दमन का प्रतीक है। बहुत अच्छी बात है, हम सब ने प्रशंसा की, इसकी करनी भी चाहिए। गुंडों का दमन निश्चित तौर पर होना चाहिए। वो कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां गरीब के घर बुलडोजर चल गया, इसका जिम्मेदार कौन है? एनके सिंह साहब बहुत ही संजीदा और वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के। सिंह साहब, अनीस अंसारी साहब ने कई सवाल उठाए हैं, लेकिन मेरा ये सवाल है कि अफसर जा नहीं रहा, नेता दौड़ाया जा रहा है, पत्रकारों का विश्वास बचा नहीं है। अब तो 3 स्तंभ तो संकट में हैं, अब लोग चौथे स्तंभ की तरफ जा रहे हैं। आज विश्वास के संकट पर ही बात कर रहे हैं। एनके सिंह साहब। सर, मेरा नाम एनपी सिंह है। एनपी सिंह साहब, माफ कीजिएगा, मैं माफी के साथ आपका नाम दोबारा बताता हूं। एनपी सिंह साहब बोलिए। जी सर, मैं कहना चाहता हूं अनीस अंसारी साहब ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूं। लेकिन उन्होंने जो कहा है कि इमरजेंसी की बात है, तो ऐसी इमरजेंसी वाली कोई स्थिति नहीं है। यहाँ पर जो घटना हुई है बाकी निंदनीय घटना है। और कानपुर में जिस तरह से हमारे तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी जो भी लोग रहे हैं, उनकी गलती है, उनको बिल्कुल उन्होंने गलत काम किया है, उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। इसमें ये इसकी जिम्मेदार हमारी उसी लेवल के अधिकारी हैं जो वहां पर मैनेज नहीं कर पाए और वहां पर बुलडोजर लेकर पहुंच गए। उनको मौके पर जाकर पूरी स्थिति को संभालना चाहिए था।
अदरवाइज उनको जाना ही नहीं चाहिए था वहां पर, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अगर वहां पर बैठे थे तो बाकी उनको और मुख्यमंत्री योगी ने साफ कहा किसी गरीब के घर बुलडोजर नहीं चलेगा, तो किस सूरत में बुलडोजर चल गया? मेरा यही सवाल है आज। ने ये कभी नहीं कहा कि आप गरीब का घर तोड़ दीजिए या गरीब के घर में आग लगा दीजिए या गरीब को मार दीजिए। इस देश के अंदर ना किसी को मरने का अधिकार है ना किसी को मारने का अधिकार है, दोनों में से कोई भी अधिकार नहीं है इस देश के, हमारे देश के अंदर। हमारे देश के अंदर हमारी सरकार को सभी के सम्मानित नागरिकों का सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है, लेकिन हमारी प्रशासनिक जो हमारे वहां के अधिकारी रहे हैं उनकी गलती के वजह से ये सारा माहौल खराब हुआ है। वो भाग खड़े हुए, उनको जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, उनको मौके को संभालना चाहिए था। अगर वहां आग लगी थी या लगाई थी तो उसको बुझाने के लिए, उनको बचाने के लिए पूरी ताकत लगानी चाहिए थी। तो ये गलती है उन लोगों की, उनको सजा मिलनी चाहिए, इसमें बिल्कुल हम कहना चाहेंगे। लेकिन इसमें यह कहें कि इमरजेंसी लग गई है या इसमें कोई हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया है या इसमें बुलडोजर की कोई गलती है, तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। बुलडोजर की गलती नहीं है, मुख्यमंत्री जी की गलती नहीं है, हमारे लेखपाल महोदय, हमारे वहां पर जो भी अधिकारी रहे हैं, दो गिरफ्तारियां हुई हैं, एक लेखपाल गिरफ्तार हुआ, एक बुलडोजर चालक, वो भी गरीब आदमी, बुलडोजर चालक वो भी गरीब आदमी। सर बुलडोजर चालक की गलती नहीं है, उसको नहीं होना चाहिए, वो भी गिरफ्तार हुआ है। और लेखपाल तो रशीद की बेगम है, जिसको चाहे उठा के बंद कर दो। सर लेखपाल की गलत को सजा मिलनी चाहिए। तहसीलदार कानून को, जो अधिकारी उस लेवल के हैं जो वहां पर मौके पर थे और वो भाग गए, उनको, वो खताबार हैं इसके, वो दोषी हैं, उनको सजा दी जानी चाहिए। लेकिन इसमें कहें कि बुलडोजर की गलती है या हमारे मुख्यमंत्री जी की गलती है, मुख्यमंत्री की गलती तो मैंने किसी ने नहीं कहा यहाँ पर। वो तो कह रहे हैं कि भाई योगी जी कह रहे हैं गरीब के घर बुलडोजर ना चले। बिल्कुल, जो दमनकारी हैं उनका दमन होना चाहिए, जो गरीब है उनका दमन नहीं होना चाहिए। योगी महाराज यही कहते हैं, जिन्होंने गलत काम किया उनको सजा दी जानी चाहिए। और बिल्कुल हम इस पक्ष में हैं, गरीब आदमी का हक कहीं नहीं मारा जाना चाहिए, हम गरीबों के साथ खड़े हैं। एलपी सिंह साहब ठीक है। अनीस अंसारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, 10 सेकंड का उनसे लेंगे, फिर जाएंगे सुधा मिश्रा के पास। जी, मैं यह करना चाह रहा था कि देखिए, ये बहुत ही आजमूदा और पुरानी ट्रिक है कि जब कोई मुसीबत में आ जाए एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसकी सारी जिम्मेदारी नीचे के अफसरों पर और कर्मचारियों पर डाल दी जाए। इस मामले में भी बीजेपी यही करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, आपको भी लंबा अनुभव रहा होगा इस तरह की चीजों का। मैं कलेक्टर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये जो माहौल बना दिया है बीजेपी ने, कि बुलडोजर एक उनका सिंबल हो गया है पावर का। ये घमंड कि पावर में, इसलिए जिस घर को चाहे गिरा दें, जिसको चाहे कहीं जाने दें या कहीं न जाने दें, ये घमंड गलत है। और इसकी वजह से अफसरों के दिमाग खराब है। ये जो अफसरों की नालायकी दिखाई दे रही है इस केस में, ये इसलिए नहीं है कि वो अपने आप को बड़े तीसमार खां समझते हैं। उनको पता है कि नालायकी करेंगे तो ऊपर का प्रशासन उनको सजा नहीं देगा। ये गलतफहमी पार्टी को देखना चाहिए, बीजेपी को देखना चाहिए। आप देखें कि ये लखीमपुर खीरी में जब किसानों को ऊपर गाड़ी चला दी गई, तो प्रियंका गांधी जी जैसी बड़ी लीडर जब वो देखने जा रही उनके साथ हमदर्दी में, उनको जेल में डाल दिया। जब सरकारें इस तरीके की हरकतें करती कि कोई आदमी जा रहा है पीड़ित आदमी से मिलने के लिए, उसको आप रोक रहे हैं, उसको जेल में डाल रहे हैं, तो फिर अफसरों के दिमाग भी खराब होंगे। अनीस अंसारी साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिम्मेदारी लेना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी की। अनीस अंसारी साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि इन अफसरों के दिमाग खराब हैं। बस मूल प्रश्न यही है कि इनके दिमाग खराब हैं, और इनके दिमाग कौन ठीक करेगा? ये इस बीच एक और महत्वपूर्ण मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। जनार्दन जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सुधा मिश्रा, कांग्रेस की नेता, हमारे साथ जुड़ी हैं। सुधा जी, अनीस अंसारी साहब को आपने सुना और एनपी सिंह साहब को सुना, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ये कह रहे हैं भाई नीचे के लोगों की गड़बड़ी है, उनकी इसमें सरकार कहां से आ गई? जी दुगेन जी, मैंने उसके बाद आपके ब्रेक जाने के बाद एनपी सर कुछ बोल रहे थे, हमने वो भी सुना। और जब जिस घमंड की बात कर रहे थे अनीस सर, एक्चुअल में इनके, जब इन्होंने अपने किसी से जब बात कर रहे होंगे, हम लोग विज्ञापन में गए हुए थे, मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहती हूँ जो इन्होंने क्यू न्यूज के लिए यूज किया, आप लोग उसको सुन सकते हैं। तो अब सोचिए, एक प्रवक्ता जो न्यूज चैनल पे बैठा हुआ है, वो न्यूज चैनल पे बैठ के क्या बता रहा है कि न्यूज चैनल कौन है और कैसा है।
तो अधिकारी कैसे होंगे आप जान सकते हैं। यहाँ पे जिस घमंड की बात कर रहे थे कि ये जो दर्प है, और ये मिलता कहाँ से है? ये मिलता है सरकार, जो मौजूदा सरकार है वो देती है ये दर्प और घमंड कुछ भी करने का। और देखिए बेलौस होके इस बात को कहा गया, उसके बाद अनिल सर रिटायर्ड आईएएस रहे हैं, वो इसमें पद पे नहीं है, वो भी बखान किया गया। तो आप सोचिए कि जो है पद में इस वक्त, जो कानपुर में था डीएम, उसकी जवाबदेही कहीं भी तय नहीं की गई है। अनिल सर बताएंगे इस चीज को, बहुत बेहतर जानते हैं कि जब एक व्यक्ति ब्यूरोक्रेट बनता है तो उसके बारे में, चाहे वो छोटा पद हो चाहे वो बड़े से बड़ा पद हो, उसकी पूरी जन्म कुंडली होती है इन लोग के पास, लेकिन अज्ञात शब्द का प्रयोग किया जाए जिस सरकार के द्वारा एफआईआर में, आप सोच सकते हैं कि इनकी कथनी करनी और ये क्या करना चाहते हैं, इनकी जवाबदेही कितनी है और कितनी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, इस पे आप प्रश्न उठा सकते हैं। और जो व्यक्ति चौथे स्तंभ को ही प्रश्न चिन्ह में खड़ा कर दे, घेरे में खड़ा कर दे, उसको क्वेश्चन में ला दे। सुधा जी, हमने अपने आप को खुद ही खड़ा कर लिया कि हम नाकारा हैं, हम उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिला सकते, हम नाकारा हैं। एनपी सिंह की जरूरत नहीं है मुझे, और इनका सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए मुझे। ये जो इतनी अमानवीय घटना हुई, मानवीय घटना नहीं है, ये व्यक्ति है। यहाँ पे धर्म जाति गरीबी को नहीं देखती है, गरीबी और गरीब ना जाति धर्म से परे होता है। यहाँ पे गरीबों को, मजलूमों को सताने की जो सरकार की कवायद चल रही है, आए दिन आप लखनऊ में देख सकते हो, कानपुर में देखो, आप जितने भी घटनाएं होती हैं उसमें क्या कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति जिसके पास अथाह संपत्ति हो या बड़े पद पे, क्या उसका ऐसा घटना हो सकती है, कर सकते हैं? एक डीएम के आदेश के बिना कोई एसडीएम, कोई लेखपाल, कोई भी, क्या सर बता देंगे अनिल सर, कोई जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं, जो बातें की जा रही है ना, हर व्यक्ति को पता है। मैं शिक्षिका हूं, मुझे मालूम है कि जब हम किसी कार्यशैली में काम कर रहे होते हैं तो बिना एक पेपर के कोई कार्य नहीं होता है। एक छोटी सी माचिस की तीली के लिए भी आपने देखा होगा, एक बहुत वायरल हुआ था कि माचिस के लिए भी दिया गया था कि हमको दिया जाए और ये किया जाए। तो जिस व्यवस्था में ऐसी घटनाएं होती हैं कि हमको यहाँ से पास कराना है, तो एक लेटर बनता है क्रमांक संख्या के साथ, उस देश की व्यवस्था में ये सब हो जाता है। उसके बाद एफआईआर में अज्ञात के नाम से हम चाहते हैं उस संवेदना को प्रकट करने के लिए पहुंचना, हम चाहते हैं राज्यपाल से मिलना। आपकी सारी बातें मैं बिल्कुल बहुत ध्यान से, हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं। मेरा जो प्रश्न है कि क्या विधायिका और कार्यपालिका और कहीं हद तक पत्रकारिता, इनके सामने विश्वास का संकट खड़ा हुआ है या नहीं खड़ा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल खड़ा हुआ है। इसी प्रश्न को उठाने के लिए अभी आपने बीबीसी पे एक रेड पड़ी आईटी की। ये सब क्या है? ये जो चीजें चल रही हैं इस देश में और जानबूझ के जो क्रिएट किया जा रहा है, इसको मैं कहूंगी पृष्ठभूमि। दुर्गेन जी, जनवरी में घर गिराने के बाद फिर से बुलडोजर, झोपड़ी गिराने के लिए, आपको हास्यास्पद नहीं लगता है? झोपड़ी गिराने के लिए बुलडोजर, मतलब किस चीज को आप दिखाना चाहते हो? झोपड़ी को 4 लोग हिला दे गिर जाएगा, एक गरीब की झोपड़ी में कितनी ताकत होती है? वहां पे बुलडोजर जा रहा है। जबकि मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि भैया गरीबों के घर मत गिराओ, गरीबों को घर मत गिराना, साफ कहा उन्होंने। कहा केवल गुंडे, माफिया, दमनकारी जो लोग हैं, आतंकवादी, उनका घर गिरा दो। आपको भी याद होगा, अनीस सर को भी याद होगा, वरिष्ठ पत्रकार सर बैठे मिश्रा सर जान, उनको भी याद होगा, लखनऊ के पॉलिटेक्निक के पास एक रस निकालने वाला व्यक्ति अपने ठेलिया को लेके जा रहा था, कैसे उसके ठेलिया के चीजों को खराब किया गया था, वो भी गरीब था, कितनी मुश्किल से मशीन उसकी आई होगी। तो ये आए दिन आप फुटपाथों पे गरीबों के साथ हो रहे हैं, ठीक बात देख सकते हैं कि सरकार सिर्फ दमन करना चाहती है गरीबों का। सुधा जी, अब मैं नवेद सिको के पास जाऊंगा। नवेद भाई, बहुत सारी बातें सुन ली, अभी सुधा जी ने कुछ ऑफ द रिकॉर्ड हुआ इस डिबेट के दौरान, उसका जिक्र उन्होंने किया। क्योंकि हम लोग तो गाली सुनने के लिए पैदा हुए हैं। अगर जनता की बात कर दें तो कांग्रेसी, कांग्रेस के खिलाफ बोल दें तो भाजपाई, भाजपाइयों को कटघरे में खड़ा कर दें तो वो सपाई, सपाइयों को कटघरे में खड़ा कर दें तो वो भाजपाई। तो हम लोग तो वो हो गए ना कि टीटी वाले हो गए, इधर से मारो उधर, उधर से मारो इधर, उधर से मारो इधर। इसकी परवाह ना बाकी आप लोगों ने भी की नहीं की, मैं भी नहीं करता हूं। अब ये बताइए, पूरा मसला जो मुद्दा लेकर हम आए हैं कि भाई विश्वास का संकट हमारे ऊपर भी है, आपके ऊपर भी है, अनीस अंसारी जिस सेवा में रहे उसके ऊपर भी है, एनपी सिंह जिस सेवा से आते हैं उस पर भी है। जी बिल्कुल, जनता से रिश्ता टूट रहा है और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। आपने ये बात जो कही है बिल्कुल सच है और बहुत कड़वी बात है। मुख्य बात पे मैं आता हूं। हम लोग बचपन में एक निबंध लिखते थे, पढ़ते थे कि विज्ञान अभिशाप भी है और वरदान भी है, यानी कोई भी ताकत आपके लिए बड़ी फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। गन लिए कोई एक सोल्जर खड़ा हुआ होता है तो अच्छा लगता है, बड़ा सकारात्मक है कि कोई फौजी जो है वो बंदूक लिए खड़ा है
और वही आतंकवादी लिए खड़ा होता है तो बहुत ही कष्ट होता है और वो अच्छा नहीं लगता है। बुलडोजर कल्चर जब शुरू हुआ तो इस उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको बहुमत दिया, उस पर विश्वास किया, क्योंकि बुलडोजर को बताया गया कि बुलडोजर माफियाओं के खिलाफ है, अवैध कब्जे के खिलाफ है, क्रिमिनल्स के खिलाफ है, जो सरकारी भूमि पर कब्जा करके निर्माण करता है, जो गरीबों की भूमि छीनकर अपने दमक तरीके से उस पर निर्माण करता है, उस पर बुलडोजर चलेगा। और ये सबको पसंद आया, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुमत दिया और योगी सरकार दोबारा बनी। ठीक है, अच्छी बात है। जैसा कि सरकार ने और पार्टी ने अपना मकसद सामने रखा, उस बात पर विश्वास जनता ने करके उनको दोबारा सत्ता दी। ये बात भी सही है कि जब ये बुलडोजर कल्चर तेज हो गया, उस वक्त हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार नहीं कई बार कहा कि बुलडोजर को गरीबों से दूर रखिएगा, बुलडोजर गुंडों माफियाओं के लिए है, अवैध कब्जा करने वाले बलशाली क्रिमिनल्स के लिए है, गरीबों को सताने के लिए नहीं है। ये आपने भी बात कही, वो सब इस बात को स्वीकार करते हैं और हम सब इसकी सराहना करते हैं। अगर बुलडोजर सिर्फ क्रिमिनल्स के खिलाफ है तो हम भी उसका स्वागत करते हैं, पूरा प्रदेश स्वागत करता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अपनी मंशा कई बार व्यक्त की कि ये गरीबों के खिलाफ नहीं है। अगर हम ये बात कहते हैं एक नागरिक होने के नाते, अगर कोई भाजपाई ये बात कहता है, एक पार्टी वर्कर के तौर पर या प्रवक्ता ये कोई बात कहता है कि मुख्यमंत्री जी ने तो ये कहा है, तो तब भी हम सरकार को नहीं बचा पाएंगे, तब भी हम सरकार को नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि बात सही है मुख्यमंत्री जी की और सरकार की मंशा तो सही है, लेकिन उनका कोऑर्डिनेशन कितना गड़बड़ है। सरकार किस लिए होती है? लोकशाही, नौकरशाही, जनसेवकों से सेवा लेने की जो मॉनिटरिंग होती है, जो निगरानी होती है, उसको कहते हैं सरकार। काम कराने का तरीका हमने मान लिया, लेकिन हमारे तथ्य से सरकार बरी नहीं हो सकती, क्योंकि योगी जी ने ये कहा, हमारी सरकार ने कहा, हमने उसको माना और हमने उसका स्वागत किया और आज भी स्वागत कर रहे हैं। लेकिन ये बात कहने के साथ ये बात भी तो सामने आएगी कि सरकार की नौकरशाहों के ऊपर लगाम नहीं है। सरकार और नौकरशाह अलग अलग है, जबकि सरकार का मुख्य काम तो यही है, काम लेना। अगर कोई अवैध कब्जा था भी जहां पर गरीब बसा हुआ था, तो कम से कम मुख्यमंत्री के आदेशानुसार उसको समझते, उसकी मजबूरी समझते, उसको नोटिस दिया जाता, क्या उसका विकल्प है ये तय किया जाता कि क्या वो नाली में सोता, क्या वो नदी में सोता, वो कहां सोता जब उसका घर तोड़ दिया जाता। संवेदनाएं तो होना चाहिए थी। इसके लिए इतना बड़ा सरकारी अमला बातचीत करता, जनप्रतिनिधि सामने आता और इस जनता की उस मजबूरी को समझता। वो जनता जो तुम्हें वोट दे रही है, वो जनता जो बुलडोजर कल्चर का स्वागत कर रही है, उसको आना चाहिए था। ठीक बात, अगर वो नहीं आया, नवेद भाई कंप्लीट करिए, मैं जनार्दन मिश्रा के पास जाऊंगा। तो सरकार का कोऑर्डिनेशन पर सवाल आता है क्या नहीं आता है? सरकार का काम सिर्फ आदेश देना या ख्याल व्यक्त करना नहीं होता है, काम लेना भी होता है। अगर अफसर की नियुक्ति भी सरकार का काम होती है, नालायक अफसर वहां पर जहां पर मुख्य जनता की सेवा के लिए बैठाए जाते हैं, क्या जनता को आग में जला देने के लिए बैठाए जाते हैं? अफसरों का चयन कौन करता है? ठीक बात है, सरकार ही करती है। ठीक बात है नवेद भाई। अब मैं जनार्दन मिश्रा के पास जाऊंगा। जनार्दन जी, इस पूरे प्रकरण में आपको कोई खामी दिख रही है, कोई चीजें दिख रही हैं? और मेरा आपसे भी वही प्रश्न है कि क्या विश्वास का संकट पैदा हुआ कि नहीं हुआ है? जी, विश्वास का संकट तो आज इतनी बड़ी दलील आपने सामने रख दी कि इतनी मार्मिक घटना, इतना दिल दहलाने वाली घटना जहां सांत्वना की जरूरत है, वहां सरकार का कोई अफसर नहीं जा पा रहा है और दुर्गेन जी, कोई मंत्री नहीं जा पा रहा है डर के मारे, क्योंकि रिपोर्ट ये आ रही है कि जनता बहुत गुस्से में है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ठीक है नवेद भाई, है। ठीक है नवेद भाई। जनार्दन भाई बोलिए। दुर्गेन जी, दो बिंदु हैं, एक लोक व्यवस्था है, एक कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए लोक व्यवस्था को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी का जो माहौल बन रहा है, कुछ अति उत्साही अधिकारी या हम कह लें अति उत्साही जो प्रतिनिधिगण हैं, वो कानून व्यवस्था को इतना दिखाने के लिए, जिसको हम कहते हैं सजाने के लिए, लोक व्यवस्था जो हमारी है उसको बिल्कुल, उसको संवेदनहीनता से बिल्कुल समाप्त करने पे लगे हुए हैं। ये जो आज आपके सामने आया है, जो हम लोग इतना गंभीर मसला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि देखिए, ये छोटी छोटी जो कहते हैं माहौल की खराबी है,
जिसमें अति उत्साही लोग इतना बड़ा काम कर देते हैं, उसके बाद पूरा प्रदेश और पूरी सरकार को लगता है कि नहीं नहीं इसमें कुछ भी नहीं, हम सारी चीजों को संभाल सकते हैं। ये चीजें वापस संभालने योग्य नहीं है। लेकिन बस ये मैसेज जरूर जाना चाहिए, जैसे अभी तक जो हमने देखा है, कोई बड़ा अधिकारी या कोई चीजें, मतलब उस जो इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना हुई उसके बाद भी उन वहां पर जो एक कंसोल करने के लिए, वहां पर जो उनके परिपीड़ित परिवार से जो एक कायदे से बात करने के लिए वहां पर लोग नहीं पहुंच रहे हैं। और एक एक बहुत बड़ी चीज हमने अभी जो मुझे लगता है कि हम लोग सभी लोग देख रहे हैं कि कहीं पर भी ऐसा लगता है कि किसी को जाने देंगे तो उस मामले को बढ़ावा कर दिया जाएगा, और उसके लिए कानून व्यवस्था न बिगड़ जाए इसलिए हम नहीं वहां पे उनसे मिलने दे सकते। तो ये सारी चीजें हैं। पहले भी ऐसी घटनाएं होती थी तो विपक्षी पार्टी जाती थी, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती थी वहां पर। जरूर निश्चित रूप से जब आप कुछ काम करते हैं तो उसमें राजनीति भी होती है, लेकिन राजनीति से परे सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो लोक व्यवस्था को मतलब एक तरीके से हम लोग पूरी तरीके से जमींदोज करने पे लगे हुए हैं। आप सिर्फ इसी बात की नहीं कर रहे, हम सिर्फ बुलडोजर की बात नहीं कर रहे, हम लोग और भी चीजों में आप देख लीजिए, जहां पर भी चीजें जरा भी बिगड़ना शुरू होती हैं हम कानून व्यवस्था का झंडा फहराने लगते हैं कि हम सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ पर हमें मतलब जो हमारा आपसी एक जो समाज का ताना बाना है उसको ताक पे रख के हम ये कानून व्यवस्था उठाना चाहते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न अब अलग अलग तरीके से लोग एंगल दे रहे हैं, कोई ब्राह्मण एंगल दे रहा, कोई ठाकुर एंगल दे रहा। मेरा बार बार सिर्फ एक ही एंगल है कि हम क्या नेता, अफसर, पत्रकार ये विश्वास खो चुके हैं, क्योंकि पत्रकार भी मारे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है देश में, हो चुके हैं हम लोग। जब हम अपनी आवाज पूरी ताकत से उठा नहीं सकते, हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। आपने एक बहुत बढ़िया बात कही, हम अगर सच को सच बोलेंगे तो उसको भी रंग दे दिया जाएगा। अगर हम कहते हैं कि ये गलत हुआ तो कहेंगे तो भगवा है, अगर हम कहते हैं कि ये सही हुआ तो कहेंगे हरा रंग का है। तो हमारे चीजों में हमको भी एक पेंट से रंग दिया गया है। तो पत्रकारों की और पत्रकारिता की बात में अब कोई दम नहीं रह गया है। जनता भी हमसे उकताने लगी है। वो कहते हैं कि तो आप तो अपने हिसाब से चीजों को बताएंगे। तो मैं फिर से अपनी बात पे आऊंगा कि लोक व्यवस्था और सामाजिक ताना बाना है वो कहीं ना कहीं अब बिगड़ने लगा है, और अगर इसको यहीं संभाला नहीं गया तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत चीजें जो हम कह रहे हैं, जो निवेश की बात करते हैं, जो विकास की बात करते हैं, निरर्थक हो जाएगा। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। मैं अनीस अंसारी साहब के पास जाऊंगा, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं एनपी सिंह के पास आऊंगा कि भाई ये ताना बाना बिगड़ने लगा है, और ये ताना बाना बिगड़ा तो बहुत सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। अनीस अंसारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। कि बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से और गवर्नमेंट की हैसियत से ये बीजेपी के सीनियर लीडर्स की जिम्मेदारी है कि डर का माहौल ख़त्म करें। अगर किसी क्या बहुत ही अमानवी तरीके से मैयत हो गई है और कोई भी लीडर अपोजिशन का या पत्रकार या कोई भी आम जनता का आदमी जाके संवेदना वहाँ पर पेश करना चाहता है, उसको रोकने का क्या मतलब है? उनके खिलाफ कार्रवाई करने का क्या मतलब है? गवर्नमेंट को खुद ही जाना चाहिए था वहाँ पर। लेकिन मान लें गवर्नमेंट किसी वजह से नहीं जा रही तो अपोजिशन के लोग जो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है उनको तो जाना चाहिए। जहाँ तक पत्रकारों का ताल्लुक है, आधे से ज़्यादा पत्रकार मेरे ख्याल से तो ऑलरेडी गवर्नमेंट से लालच में या डर की वजह से चुपचाप बैठ गए। जो थोड़े बचे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती। एजेंसीज का दुरुपयोग शुरू हो गया। अब बीबीसी का वाक़या भी देखिए, उन्होंने एक थोड़ी सी कमेटी वो बना दी, डॉक्यूमेंट्री, तो उसको बैन कर दिया। चलिए आपका राइट था बंद कर दिया। अंसारी साहब हम उस विषय पर किसी दिन अलग चर्चा करेंगे, आज इसी पर फोकस रहने दीजिए। जी नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये माहौल की बात है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है हमारे मुल्क में जो इमरजेंसी में भी हमने नहीं देखा था। तो उस माहौल को बदलने की जरूरत है। मैं ये सवाल अभी पूछूंगा एनपी सिंह से, भले ही एनपी सिंह मुझे फिर गालियां दें, लेकिन मैं पूछूंगा कि माहौल जो अनीस अंसारी सवाल उठा रहे, इस तरीके की घटनाएं एक तरीके से झकझोर कर रख देती हैं, हिला कर रख देती हैं, और फिर छोड़ जाती हैं बहुत सारे सवाल। पूर्व आईएएस अनीस अंसारी साहब ने एक माहौल की बात की, और वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन मिश्रा ने कहा कि भाई इस तरीके की चीज़ें सामाजिक ताना बाना तोड़ती हैं। जब अविश्वास हो जाता है, विश्वास का संकट खड़ा होता है, वो चाहे न्यायपालिका पर ही लोग जाते हैं उसके पास में अंत में, क्योंकि न्यायपालिका से उसे जो निर्णय वहाँ से आते हैं या जो फैसला आता है, कम से कम न्यायपालिका से लोगों को उम्मीद अभी कायम है। वो कह रहे हैं कि न्यायपालिका से ही अब उनको न्याय मिलेगा, क्योंकि विधायिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता अब इन पर उंगलियां उठने लगी हैं और ज़्यादा ही उठने लगी हैं। विश्वास का संकट है। मैं एनपी सिंह के पास जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता एनपी सिंह साहब। दो
लोगों को आपने सुना, जनार्दन जी को सुना, अनीश जी को सुना, ये बार बार इसी बात को लेकर कह रहे हैं। आप बात ठीक कर रहे हैं कि भाई अधिकारियों ने किया, लेकिन सिस्टम चलाता कौन है? आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए सिंह साहब। म्यूटेड है शायद। जी जी, अब आ रही है आवाज? हाँ जी। बोलिए बोलिए, कृपया जी। बोलिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, अंसारी साहब की बात से सहमत नहीं हूं। जो उन्होंने कहा है कि अधिकारियों पे जिस तरह से किया जा रहा, विश्वास उठ गया है, विश्वास बिल्कुल नहीं उठा है। ये उन्होंने इमरजेंसी की बात की है, इमरजेंसी पहले इमरजेंसी भी रही है। आज की डेट में अगर कहते हैं कि पूरे देश के अंदर पूरी दुनिया का पैसा आजकल लगाने के लिए लोग आ रहे हैं, उद्योगपति यहाँ पर आ रहे हैं, बाहर से कितना पैसा लगाने के लिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं, तो यहाँ की छवि अच्छी हो रही है। उत्तर प्रदेश में दूर दूर से लोग आकर उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है कि छवि खराब हो रही है, माहौल अच्छा बनेगा। लेकिन जैसा कि ये हुई है, इस घटना की मैं बिल्कुल निंदा करता हूं। वहां के हमारी प्रशासनिक नहीं है, उसको दूर करने के लिए वो गलती हो गई है, हमारे अधिकारियों ने उनको किया है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे, आपने देखा होगा जब कोरोना टाइम था, मुख्यमंत्री जी गांव गांव गए थे, सब जगह जाकर उन्होंने माहौल को अच्छा बनाया था। अब भी वो कानपुर में जाएंगे, माहौल को अच्छा बनाएंगे। और जो घटना हुई है उसकी बिल्कुल जितनी निंदा की जाए कम है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। वहां के जिन अधिकारियों की नेग्लिजेंसी के गलती के वजह से हुआ है, ना तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ऐसी घटना हो, ना हमारे कोई भी अधिकारी, कोई नेता कभी नहीं कहेगा इस तरह की घटना हो। जो गलती की है हमारे अधिकारियों ने, उनको सजा मिलेगी। गलत काम हुआ है और माहौल बहुत अच्छा बनेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, हमारे विधायक जी, सब लोग वहां पर जाएंगे और सब लोगों की बात को सुनेंगे, समस्या का समाधान जिस तरह से हो सकेगा करेंगे। विपक्ष को भी जाने देंगे क्या? कभी विपक्ष को भी जाने देंगे? कांग्रेस और बीजेपी के लोग जिनको आपने रोक दिया है, कोई टोल प्लाजा पे धरना दिए है, कोई बॉर्डर पे धरना दिए, उनको भी जाने देंगे क्या? वो भी इसी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। सबको जाने दिया जाएगा, सब लोग जाएंगे। कानपुर सबका है, उत्तर प्रदेश सबका है, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाती कि आप वहां जाकर माहौल खराब करें। वहां पर जाइए, लोगों की समस्या का समाधान करिए, लोगों को मिलिए, उसके लिए कोई नहीं रोकेगा। मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे, उप मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे, विधायक जी भी जाएंगे, सब लोग जाएंगे। और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसको रोकने के लिए भी हमारी सरकार काम करेगी। क्योंकि हमारी सरकार किसी भी गरीब का घर उजाड़ने में विश्वास नहीं करती, घर बनाकर देने में विश्वास करती है। मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी घर बनाकर दे रहे हैं, बहुत लोगों को घर बनाकर दिए जा रहे हैं, बहुत लोगों को पैसा दिया जा रहा है। तो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। घटना हुई है, उसकी निंदा कर रहे हैं और हम लोग उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। हमारी पार्टी वहां पर जाएगी, लोगों से मिलेगी, उनके परिवार को जितनी भी मदद हो सकेगी वो सरकार की तरफ से की जाएगी। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, माहौल बहुत ठीक रहेगा। यहाँ पर कोई भी इमरजेंसी की बात ना करें। और कोई मीडिया को कह रहे हैं कि मीडिया दबा दी गई या लालच कर दी गई, ना लालच में मीडिया है, ना दबाव में मीडिया है। मीडिया अपना काम कर रही है, स्वतंत्र मीडिया है हिंदुस्तान के अंदर। मीडिया अपना काम करे, विधायक अपना काम करे, ठीक बात है, सरकारी तंत्र अपना काम करे, ठीक बात है। एनपी सिंह साहब, ये भी एक तथ्य निकल कर आया कि वहां के कलेक्टर ने लिखकर एसडीएम को आदेश दिया कि जाओ झोपड़ी गिराओ जाके। अगर ये सही पाया गया तो क्या ऊपर के लोगों पर कार्रवाई होगी कि खाली एसडीएम तक निपटा के बैठ जाएंगे आप लोग? झोपड़ी गिराने का मतलब आग लगाना नहीं होता या आग लगना नहीं होता, लोगों का मारना नहीं होता। अगर कलेक्टर ने आदेश दिया है झोपड़ी गिराने का, तो लोगों को सुरक्षित रखकर ही झोपड़ी गिराई जानी चाहिए। उनको किसके आदेश थे? उनको बचाएं, मारने की कोई इजाजत नहीं है किसी को भी। किसका आदेश था कि झोपड़ी गिराई जाएगी? नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि डीएम ने आदेश दिया है। अभी जैसे अंसारी साहब ने भी कहा, अगर डीएम ने आदेश गिराने का दिया है, नहीं हम नहीं कह रहे हैं वो आदेश दिया, तभी तो काम हो रहा है। किसी को मारने का आदेश नहीं दिया। किसी, देखिए सुधा जी, एनपी सिंह साहब कह रहे हैं कि ठीक है, डीएम का ये विवेक हो सकता है, उनका विशेषाधिकार हो सकता है, उनको किसी ने कहा होगा, हो सकता है। ये सब बातों में वो कह रहे हैं कि भाई किसी को जलाकर मारने का अधिकार थोड़ी दे दिया किसी ने किसको। सुधा जी,
दुर्गेन जी, मैं बहुत देर से सुन रही थी। एक्चुअली भाजपा के प्रवक्ताओं का आपने देखा होगा, रटी रटाई लाइनों को भविष्य काल में बोलते हैं, वर्तमान की तो कभी बात ही नहीं करते हैं। होगा, चाहिए, करेंगे। कभी वर्तमान ये की नहीं बात कहते हैं कर कि रहे हैं मैडम, नहीं नहीं, वर्तमान की प्लीज बात बोलने कर रहे हैं। दीजिए, मैंने आपको मुख्यमंत्री जी इंटरप्ट ने नहीं किस किया तरह था। सुधा जी को भविष्य बोलने में दीजिए क्या सिंह साहब, सुधा जी को बोलने दीजिए, चूंकि आपको उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया बीच में, कृपया। इनकी पूरे प्रवक्ताओं की आप बात सुन लीजिए, चाहे राष्ट्रीय, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे किसी प्रदेश की, इनका भविष्य काल में बात होता है। हम ये करेंगे, हम ये देख रहे हैं, हम जाने देंगे, ये जाएंगे, हम करेंगे, मुख्यमंत्री मिलेंगे। अरे भाई, जली हुई लाशें फिर जला दी गई, उनका अंतिम संस्कार हो गया। अभी आप सोच रहे हैं कि जाएंगे, जाने देंगे, करेंगे करेंगे। कब करेंगे? व्यक्ति चला गया और आप कह रहे हैं कि अफसर ने आदेश दिया होगा। अगर आप कह रहे हैं कि स्वतंत्र मीडिया है, तो मैं मान लेती कि जो अधिकारी उसके लिए अपराधी हो सकते हैं। अगर आपने माफी मांग ली होती दुर्गेंद्र जी से कि मैंने जो बोला वो मैंने इस मीडिया के लिए बोला था, तो मैं मानती कि आपकी सरकार उन अपराधियों को भी देगी दंड। क्यों? क्योंकि आप लोग स्वीकार नहीं करते हैं। अगर इसी को हम प्रूफ लेके चले, मैं बार बार इस बात को उठाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आपकी बातें करनी और कथनी का जो अंतर है ना, ये हमेशा दिख जाता है। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग वहां पे अनसाउंड करके नहीं बैठे थे, कि कम से कम सुनाई पड़ रहा था। तो अगर आपने दुर्गेन जी से तुरंत माफी नहीं मांगी, तो आपकी सरकार कैसे माफी मांग नहीं, लेगी? और मैंने- कैसे हम मान ले? कैसे मैडम हम जी, मान नहीं, लें? मुझे मुझे आदत हो गई है, सुधा जी छोड़िए, मुझे आदत हो गई गालियां सुनने की। मैं सुनता रहूंगा, मुझे मजा आता है, कोई बात नहीं। जी, यही तो प्रॉब्लम है कि कथनी करनी का जो इनका जो अंतर है ना, वो अब जनता को कहीं ना कहीं नहीं, मुश्किल मैडम में जी, डाल मैंने रहा है। और जब मुझे गालियां पड़ती ना, तो मुझे लगता है कि जो मेरे गुरुओं ने, जो मेरे उस्तादों ने मुझे सिखाया है, मैं सही दिशा में जा रहा हूं, ऐसा मुझे लगता है। बच्चों को सिखाती हूँ, मैं अपने क्लास में बच्चों को सिखाती दुर्गेश जी, हूँ। मैंने अगर कोई गलत शब्द हो, बोले तो मैं अगर माफी गलत मांगूंगा। चीज कोई हो, गलत तो शब्द बोले गलत तो के लिए बताएं तुरंत जरा। उसमें बोलना बहुत जरूरी है। हमेशा हर चीज को माफ कर देना, छोड़ देना, बिल्कुल हम अब बात नहीं करेंगे इमरजेंसी की। इमरजेंसी नहीं है, आपने इमरजेंसी की इंतहा क्रॉस कर दी है। इमरजेंसी में कम से कम जो असीम सर ने कहा, उन्होंने खुद देखा, मैंने नहीं देखा है, मैं नहीं जानती इमरजेंसी कैसी थी, लेकिन जो मैं देख रही हूँ ना, मैं अपने आने वाली पीढ़ी को कतई नहीं चाहूंगी कि ऐसा उनको भविष्य मिले। सुधा जी कंप्लीट जिसकी आप करिए, बात अब करते हैं वक्त हमेशा। खत्म हो रहा है, कंप्लीट करिए जल्दी से। जी, आप मुझसे कह रहे हैं? हाँ, कंप्लीट करिए आप जल्दी से। जी, बस मैं चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर उनके साथ जो अत्याचार हुआ है, किसने आदेश दिया, क्यों आदेश दिया, जिसकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, वो तय की जाए। उस परिवार के लिए, वो परिवार को मैं जात धर्म से मैंने एक बार भी शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन इस देश में गरीबों की जो जिंदा रहने की जो कम से कम अधिकार है संविधान में, वो तो उन्हें मिले, उनको जीने का अधिकार मिले। और सरकार क्या करती है, किस तरह से उनके और बाकी लोगों पे काम करने वाली है, इसकी जवाबदेही जल्दी तय होनी चाहिए। ठीक बात है। अंतिम टिप्पणी के लिए नवेद सिको के पास जाएंगे। नवेद भाई, छोटी सी बात कहना चाहूंगा। जो मेन जिस घटना पे इतनी देर से चर्चा हो रही है कि भाई अवैध रूप से, जैसा कथित तौर से अवैध रूप से गरीब आदमी रह रहा था, उसका खाली कराने के लिए जो एक्शन किया गया, उसको लेकर ऐसी ऐसी दिल को दहलाने वाली घटना हो गई और 2 लोगों की मौत हो गई। मैं एक सवाल करना चाहूंगा, एक मतलब प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, दिल में आ रहा है कि बताइए कि देश में जो मोदी सरकार है, उसकी सबसे बड़ी तारीफ जो हो रही है और होना भी चाहिए है कि गरीबों को आवास दे रही है। गरीब आदमी अवैध कब्जे में कैसे पड़ा हुआ है? अवैध कब्जे में पड़ा है, और अगर पड़ा है उसको जानकारी नहीं है, तो प्रशासन को बताना चाहिए कि इसको खाली करो और ये मकान लो। अगर ये सच है कि गरीबों को प्रधानमंत्री योजना का आवास मिल रहा है, तो प्रशासन को जानना चाहिए कि तुम क्यों ऐसे अवैध कब्जे में पड़े हो। इसका मतलब या तो कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये डबल इंजन की सरकार है ना। यहां तो ये होना चाहिए था, यहां पर जल के मरना नहीं चाहिए, एक आवास मिलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात, बहुत बहुत शुक्रिया नवेद सिको, आपका बहुत शुक्रिया। अनीस अंसारी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एनपी सिंह साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुधा जी, आपका धन्यवाद। और जनार्दन मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं और हमारा एक खास कार्यक्रम मंथन देखते हैं। अब वक्त चलते चलते का, और चलते चलते में एक ऐसे वीडियो की बात करेंगे जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। अगर गाँव में कोई हर्ष फायरिंग करता है, किसी शादी बारात में उसका वीडियो अगर सोशल मीडिया में आ जाता है, तो अगले दिन उठाकर वो शिक्षकों के नीचे 2-4 लाठियां मारकर शिक्षकों के पीछे चला जाता है। लेकिन एक ये वीडियो कुछ संगठन के लोग हैं जो खुद को हिंदू संगठन का नेता बता रहे हैं, हथियारों से लैस खुलेआम वो वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, दबंगई दिखा रहे हैं। इसे देखकर सवाल उठता है कि क्या इस तरीके की निजी सेना और हथियार लेकर घूमने पर कोई रोक टोक नहीं क्या? आप भी देखिए और खुद तय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।